जय हिंद। हम क्लास 10th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें केमिस्ट्री का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि संतुलित रासायनिक समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद कैसे बनाया जा सकता है। मतलब कि देखिए, जैसे हम समीकरण लिखे थे तो समीकरण हम किस लिए लिखे थे? कोई अभिक्रिया हो रहा था, कोई चीज़ जो है परिवर्तन कर रहा था, मतलब किसी चीज़ में बदल रहा था। जैसे दूध दही में बदलता है, पानी और चीनी को घोलने पर रस में बदलता है, वैसे उसी का हम समीकरण लिख रहे थे। समीकरण का मतलब कि उसको छोटे रूप में लिख रहे थे, अभिक्रिया को शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे थे, उसी को समीकरण बोल रहे थे। जैसे चीनी और पानी मिलता है तो शरबत बनता है, इसको इस फॉर्म में, समीकरण के रूप में छोटे फॉर्म में लिख दे रहे थे। इसको हम बैलेंस किए थे पिछले लेक्चर में। बैलेंस मतलब कि दोनों तरफ द्रव्यमान बराबर किए थे। क्या किए थे? द्रव्यमान बराबर किए थे, यानी कि उनका संतुलन किए थे। द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन जो समीकरण करेगा उसको बोलेंगे हम क्या? बैलेंस इक्वेशन, यानी संतुलित समीकरण। तो हम पिछले लेक्चर में समीकरण को, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखे थे। अब हम इस लेक्चर में उस समीकरण को और अधिक सूचनाप्रद बनाएंगे, मतलब कि वो और अधिक हमको इन्फॉर्मेशन दे सके कि अगर हमको ज़रूरत पड़े तो दोबारा अभिक्रिया कराना है तो पता नहीं चलेगा कि कैसे कराना है, तो हम नहीं करा पाएंगे। इसलिए उस समीकरण को हम देख के अभिक्रिया करा सके, इतना अधिक हमको उसको इन्फॉर्मेटिव बना देना है। ठीक, तो देखिए, हम पिछले लेक्चर में उसको बैलेंस किए थे। बैलेंस से हमको क्या फ़ायदा हुआ था? बैलेंस करने से ये फ़ायदा हुआ था कि कितना कितना हम अभिकारक मिला रहे हैं तो कितना उत्पाद बन रहा है। जैसे चीनी और पानी कितना घोल रहे हैं, कितना कितना मिला के तो कितना शरबत बन रहा है, इसके बारे में हमको पिछले लेक्चर में नॉलेज हुआ था, जब हम क्या किए थे? रासायनिक समीकरण को संतुलित किए थे। ठीक, मतलब बैलेंस किए थे। अब इस लेक्चर में और उसको इन्फॉर्मेटिव बनाएंगे। अब मान लीजिए कोई चीनी ले लिया, चीनी पहले ही घोर के ले लिया, फिर उसमें पानी मिलाया तो एकदम पंचुछुर रस बन जाएगा। ठीक, तो इसको हमको पता करना है कि आखिर सभी जो हम पदार्थ लेंगे, सभी जो अभिक्रिया में पदार्थ लेंगे, कौन से स्टेट में लेंगे? ठीक, कौन से अवस्था में लेंगे? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, गैस अवस्था में, किस में लेंगे? इसके बारे में भी हम समीकरण में क्या करें, हम बता दें। ठीक, ऐसे हमको अगर लिखते कोई समीकरण, जैसे हम लिख रहे हैं H2 + O2, ठीक, गिव्स H2, ये हमको जल दे रहा है, समझ में आ रहा है? इसको बैलेंस कर दे रहे हैं, ये हो गया। हमको द्रव्यमान का भी पता चल गया, लेकिन हमको ये नहीं पता चला कि हाइड्रोजन कौनी अवस्था में है, ऑक्सीजन कौनी अवस्था में है। ठीक, लिक्विड फेज में नाइट्रोजन है कि गैस फेज में है? सॉरी, ऑक्सीजन है। किस फेज में है? मतलब ऑक्सीजन किस में है? लिक्विड में है, गैस में है? तो इसको पता करने के लिए हम इसमें और ज़्यादा इंफॉर्मेशन जोड़ते हैं इस समीकरण में। इस समीकरण में ये भी बता देते हैं कि कौनी स्टेट में है, कौनी अवस्था में है, ठोस है, द्रव है, गैस है, कौन कैसा पदार्थ लिए हैं। जैसे ऑक्सीजन लिक्विड रहता तो उसको लिखते कि जलीय, मतलब द्रव है, तो द्रव है कि गैस है कि ठोस है, कौन सा पदार्थ लिए हैं, कैसा पदार्थ लिए, किस अवस्था में लिए, ये भी बताना पड़ेगा समीकरण में। और नहीं तो पता चला कोई अभिक्रिया कराने गया तो गलती करा देगा। तो हमको क्या करना है? समीकरण लिखना काहे है? लिखना इसीलिए न है कि अगर कोई दोबारा चाहे उस अभिक्रिया को कराना तो बस समीकरण देख के उसको पता चल जाए कि हाँ, कितना कितना पदार्थ मिला है, किस अवस्था में मिला है तो ये अभिक्रिया होगा, हमको ये मिलेगा। अब मान लो किसी को चाहिए था जल, पानी, एकदम सूखा अकाल पड़ा हुआ है, कहीं है ऐसा पाताल लोक में है मान लो, तो उसके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन अगर वो गलती से इसको दूसरे फॉर्म में मिला दिया, अलग अलग रूप में मिला दिया, मान लीजिए कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को ज़्यादा मिला दिया और हाइड्रोजन को कम मिला दिया, तो उसका ऑक्सीजन और जियान हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। हाइड्रोजन से कुछ कुछ मिल के जल तो बना लेगा, लेकिन कुछ उसका ऑक्सीजन बेकार हो जाएगा। ऐसे ही वहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है पानी का, ऐसे ऑक्सीजन बर्बाद कर दिए। ठीक, तो इसके लिए हमको समीकरण को इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाना है, ताकि वो समीकरण को देखते पहचान जाए कि हाँ, कैसे कैसे इसका अभिक्रिया कराना है तो हमको पानी मिलेगा, पानी का ज़रूरत है तो पानी की पूर्ति हम कर सकते हैं। ठीक, तो इसको और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। तो देखो,
अगर हमको समीकरण में लिखना है तो समीकरण क्या होता है, समीकरण शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है। उसको छोटा करने के लिए, अभिक्रिया के वर्णन को, अभिक्रिया के व्याख्या को छोटा करने के लिए हम समीकरण का यूज करते हैं, इक्वेशन का यूज करते हैं। ठीक, अब हम इसमें अगर लिखने लगे कि जो हाइड्रोजन है वो ठोस है तो ऐसे लिखेंगे H2 और यहाँ पे लिख देंगे ठोस। ठीक, उसके बाद यहाँ पे प्लस करेंगे और O2, फिर लिखेंगे गैस, ऐसे लिख दिए। मान लीजिए ठोस नहीं होता है हाइड्रोजन, वैसे हम ले लिए हैं। ठीक, तो मान लो कि 2H2O। ठीक, अब यहाँ पे हम ऐसे ले लिए, यहाँ पे हम लिख लिए, तो देखिए समीकरण बड़ी बड़हन बन गया, बड़ा हो जा रहा है। इसलिए हम इसको भी शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि कौन चीज़ कौन स्टेट में है, इसको भी हम बहुत शॉर्ट फॉर्म में, छोटे फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको कैसे करें, तो इसके लिए समीकरण में संकेत के रूप में सभी चीज़ों का यूज किया जाता है। संकेत के रूप में बताया जाता है कि ये ठोस है कि द्रव है कि गैस है, किस फॉर्म में है, इसके लिए बताया जाता है। तो देखो, अगर मान लो यहाँ पे अगर कोई चीज गैस है तो उसको जी लिख के दर्शाएंगे, बस जी से गैस होता है, जी लिख देंगे, खत्म बात। कोई चीज द्रव है, लिक्विड है, जैसे पानी को दिखाना है समीकरण में, H2O को दिखाना है, वहां क्या लिख देंगे, लिक्विड, एल, एल बस दर्शा देंगे, मतलब लिक्विड है। उसके बाद आया जलीय, क्या आया, जलीय, अभी इसका मतलब हम लास्ट में बताते हैं। देखिए ये चौथा, देखिए ठोस, यानी ठोस को जब दिखाना होगा तो एस से दिखा देंगे, सॉलिड। ठीक, तो ये तीनों आपको कंफर्म हो गया कि जहां कोई पदार्थ, अगर हम अभिक्रिया में कोई भी पदार्थ अगर गैस फॉर्म में लेते हैं तो उसके आगे जी लिख देंगे। जैसे देखो हम यहाँ पे पानी बना रहे थे तो H2 + O2 यही ना लिख रहे थे, गिव्स 2H2O, यही ना लिख रहे थे, और यहाँ पे 2 लगा के बैलेंस कर दे रहे थे, बैलेंस हो गया। बैलेंस से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब हमको ये बताना है कि हम कौन कौन सा चीज़ किस किस स्टेट में लिए हैं, कौन कौन से अवस्था में लिए हैं। तो यहाँ से हमको मालूम है कि अगर समीकरण में शॉर्ट फॉर्म में लिखना है तो गैस को हम क्या लिखते हैं, बस जी लिख देते हैं। तो यहाँ पे जी लिख के इसको कोष्टक में बंद कर देंगे जी को। ठीक, मतलब हाइड्रोजन किस फॉर्म में लिए हैं, किस अवस्था में लिए हैं, गैस की अवस्था में लिए हैं। ठीक, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को भी गैस की अवस्था में लिए हैं। ठीक, तो यहाँ पे जी लिख देंगे। हमको मिला क्या है, जल मिला है। जल कैसा होता है, लिक्विड होता है, तरल होता है। क्या होता है, लिक्विड, तरल। तो इसके आगे लिक्विड यानी जल को दिखाने के लिए, द्रव को दिखाने के लिए क्या लगाते हैं, एल लिखते हैं, एल यहाँ पे लिख दिए। ठीक, तो ऐसे हम इस समीकरण में बता दिए कि दो पदार्थों को जब गैस अवस्था में मिलाया जाता है तो हमको एक लिक्विड प्राप्त होता है जिसका नाम है जल। और कौन कौन से गैस हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये पूरा हमको मालूम चल गया। और ये भी मालूम चल गया कि कितने कितने रेशियो में मिलाना है। अगर हमको मिलाना है तो 2:1 में मिलाना है, यानी कि 2 अणु हाइड्रोजन का और 1 अणु ऑक्सीजन का, ऐसे मिलाएंगे तब हमको जल मिलेगा। अगर मान लो 2 अणु ऑक्सीजन का और 2 अणु क्या कर दिए, हाइड्रोजन का मिलाने लगे, तो 1 अणु ऑक्सीजन का बेकार होने लगेगा। समझ रहे हैं ना, मतलब एक वेस्ट जाएगा। कहाँ से कि हमको चाहिए था बस 3 अणु जल बनाने के लिए, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का, तो मिल करके और जल बना देते हैं सब। ठीक, इतना ही चाहिए। लेकिन अगर हम दोनों का ले लें तो एक बेकार हो जाएगा ऑक्सीजन वाला। तो इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम रेशियो देख करके और लेते हैं। तो रेशियो देखने के लिए क्या होता है, यहाँ पे लिखा होता है अणुओं की संख्या, मतलब बैलेंस से हमको पता चलती है। देखिए यहाँ पे अणु की संख्या 2 है तो 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1, यानी 2:1 में हमको मिलाना होता है। ठीक, अब समझिए, ये तो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डाल दिए कि ये इस स्टेट में है, ये इस स्टेट में है। अब मान लो चीनी के घोल है, चीनी का एक घोल है, चीनी का घोल मान लो कि कुछ भी है, चीनी का घोल। ठीक, चीनी का यहाँ पे सूत्र ही लिख देते हैं। देखिए चीनी का घोल C12H22O11। ठीक, यही होता है चीनी का सूत्र। अब ये चीनी का घोल है, इसमें पानी भी है। ठीक, इसमें पानी भी है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, चीनी का घोल है, इसमें पानी भी है, इसमें और पानी मिला रहे हैं मान लीजिए, या नमक मिला रहे हैं, NaCl मान लीजिए मिला रहे हैं, NaCl। ठीक,
तो यहाँ पे बन रहा है, कुछ बन रहा है प्रोडक्ट। अब क्या बन रहा है ये नहीं देख रहे हैं हम बताइए यहाँ पे चीनी को किस अवस्था में लिए हैं। अब देखो यहाँ पे गड़बड़ा गया, देखो क्या हुआ, चीनी को हम घोल के पहले ही से लिए हैं, रस बना के पहले ही से, शरबत बना के लिए हैं, विलयन बना के लिए हैं, चीनी को पहले से घोल के रखे हैं, ठीक। तो अब यहाँ पे हम ना इसको लिक्विड कह सकते हैं, लिक्विड कहने के लिए कह सकते हैं, लेकिन केमिस्ट्री में पता कैसे चलेगा कि इसको घोल के लिए हैं, नहीं ना पता चलेगा कि घोल के लिए हैं। अगर लिक्विड लिख देते हैं तो कोई समझेगा ये कौन सा चीनी का लिक्विड कौन सा आ गया, ठीक। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे लिक्विड हम लिखे हैं, और घोल के लिए, किसी भी घोल के लिए हम किस चीज़ का यूज करते हैं, एक्वस का यूज करते हैं। ये क्यू बस लिख देते हैं, एक्वस, ठीक। एक्वस मतलब कि घुला हुआ है कुछ, उसमें विलयन बना हुआ है जल बस एकदम साफ पानी था, ठीक। इसमें क्या है, विलयन है, मतलब कि जलीय अवस्था में चीनी है, मतलब पानी में चीनी को घोला गया है। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्वस लिखेंगे, एक्यू लिखेंगे। तो इतना समझ में आया कि हम पदार्थों को किस अवस्था में कैसे कैसे दर्शा सकते हैं समीकरण में। अवस्था क्या क्या है ये कैसे कैसे बता सकते हैं, फिर से एक बार देख लीजिए। गैस होगा तो जी लिख देंगे, लिक्विड होगा तो द्रव लिख देंगे, कोई विलयन होगा, कोई घोल लिए होंगे तो उसमें क्या लिखेंगे, एक्वस। याद रखिएगा कौन घोल लिए होंगे, जैसे चीनी का सिरप ले लीजिए, चीनी का सिरप मतलब शरबत होता है, ठीक। चीनी का सिरप, नमक का, वैसे मतलब घोल किसी भी चीज का लेंगे, एक क्यू लिख देंगे, एक्वस लिख देंगे, ठीक, एक क्यू ऐसे लिख के और इसको कोष्टक में बंद कर देंगे। जैसे यहाँ पे चीनी का हम घोल लिए हैं तो यहाँ पे हम लिख देंगे, अगर इसका स्टेट हमको दर्शाना होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए क्यू, ठीक, बस, और इसको बंद कर देंगे। बस इतना से समझ में आ जाएगा कि ये चीनी का घोल लिया गया है, ठीक, चीनी का घोल लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, और कुछ हमको इन्वॉल्व करना है समीकरण में। इतना तो समझ में आ गया कि ये जो है हमको पता चल रहा है कि कौन कौन से स्टेट में मिले हुए हैं सर। अब मान लीजिए कोई अभिक्रिया हो रहा है, कोई रिएक्शन हो रहा है, उसमें से गैस निकल रहा है, तो उसको हम कैसे दर्शाएंगे। तो हम बताए थे बाबू कि उसको कैसे दर्शाते हैं। उसको दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक तीर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, तीर। कौन सा तीर, ऊपर की तरफ, ठीक। हम पहले वाले में ही बताए थे, ठीक। तो पहले वाले लेक्चर में ही हम बताए थे कि अगर गैस किसी अभिक्रिया से निकल रहा है, जैसे देखो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया में जो है गैस निकलता है। कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस। तो यहाँ पे जब फोटोसिंथेसिस होता है ऑक्सीजन गैस निकलता है। अब ये निकलता है, हम इसको कैसे दिखाएंगे, एगो ऊपर मुड़ी करके तीर बना दीजिए, बस क्या हो गया, समझ जाइए कि इसका मतलब है कि ये गैसवा जो है निकल रहा है बाहर। ऐसा नहीं है कि उसी में है, निकल रहा है बाहर, जहां तीर लगा बाहर निकल गया, ठीक। मतलब अभिक्रिया से बाहर निकल गया गैस, ठीक। तो ये हो गया, जैसे यहाँ पे अभिक्रिया हुआ है, ऑक्सीजन गैस मिला, बाहर निकल गया है, ठीक। यहाँ पे तीर का मतलब ये होता है। अवक्षेप का बनना, किसी चीज में, किसी घोल में हम किसी चीज को मिलाए और उसमें कुछ नीचे बैठ गया पेंदी में, ठीक, तो उसमें अवक्षेप बन गया। जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में KCl मिलाते हैं, यानी पोटेशियम क्लोराइड मिलाते हैं, तो क्या होता है, हमको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है और सिल्वर क्लोराइड मिलता है। क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड। ये सिल्वर क्लोराइड जो है ना ठोस अवस्था में मिल जाता है। दोनों घोल था सब, मिलाए तो एक तो घोल मिला, और उस घोल में एगो ठोस मिल गया, पाउडर टाइप का मिल गया। तो बाबू बताओ, अगर पानी में कोनो पाउडर घोलोगे तो क्या होगा, माटी ओटी डालोगे तो क्या होगा, नीचे जाके बैठ जाएगा। यही जो बैठ जाता है ना, इसी को बोलते हैं अवक्षेप, प्रेसिपिटेट। क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप। तो ये अवक्षेप क्या है, ये अवक्षेप जो है ये सॉलिड है, मतलब कि ठोस है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो ये देखिए AgCl इसमें लिखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड जो लिखा हुआ है, यहाँ पे अवक्षेप बन रहा है। तो इसको दिखाने के लिए हम तीर नीचे की तरफ लगा देते हैं। तीर नीचे की तरफ मतलब ये बैठ गया जाके, सॉलिड जो है नीचे जाके बैठ गया पेंदी में, इसका मतलब ये हुआ तीर का, ठीक। तो ये हुआ अभिक्रिया में दर्शाने का तरीका कि कौन अवक्षेप है, कहाँ गैस निकल रहा है, कौन पदार्थ किस अवस्था में है। इतना समझ में आया होगा आपको कि कैसे इसको दर्शाते हैं।
ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। और कुछ इन्फॉर्मेशन हमको अभिक्रिया में अगर देना है, मान लीजिए सरफ उरफ लेते हैं, सरफ हाथे में ले लीजिएगा और ले जाके उसको थोड़ा पानी में क्या कीजिएगा, पानी में डिप कीजिएगा अपना हाथ, मुट्ठी में बंद कर लीजिएगा सरफ और पानी में डुबाइएगा अपना हाथ, देखिए गर्म हो जाएगा आपका हाथ हल्का हल्का। कहाँ से कि जैसे रिएक्शन हुआ सरफ का पानी से, वो उष्मा छोड़ने लगा, अपने अंदर से हीट छोड़ने लगा, गर्मी छोड़ने लगा, इसलिए आपके हाथ में क्या आ गया, गर्मी आ गया, मतलब गर्म हो गया आपका हाथ। तो ये कैसे हम इसको अभिक्रिया में दिखाएंगे? मान लो अभिक्रिया हुआ, अभिक्रिया दिखा दिए। अब मान लो कोई ऐसा अभिक्रिया जिसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट निकल रहा है, ठीक, अब कोई नहीं जानता है, अभिक्रिया देख के गया अभिक्रिया कराने, तो जल जाएगा, झुलस जाएगा, झुलसा जाएगा एकदम, ठीक। तो इसके लिए इसमें क्या करना पड़ेगा, हमको और इन्फॉर्मेशन जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा कि इसमें हीट निकल रहा है, इसको कैसे दिखाया जाए, इसको कैसे बताया जाए। तो इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसमें हीट निकलता है, क्षेपण होता है, निकलना मतलब क्षेपण होना, ठीक। तो निकलना, हीट निकल रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी रहता है तो ऊष्मा को सोखता, मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब करता, सोखता, ठीक। तो ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी में आपको अंतर पता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब बाहर निकालेगा, ऊष्मा शोषी से ऐसे मालूम चल रहा है, शोषी का मतलब सोखना, ठीक। तो ऊष्मा को सोखेगा तब लेके अभिक्रिया करेगा, तब क्या है, ऊष्मा शोषी है। जैसे हीट निकाला अपने अंदर से गर्मी निकाला, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी। जैसे अगर पानी में ग्लूकोज घोलेंगे, ग्लूकॉन डी घोलेंगे तो ठंडा हो जाएगा पनिया, काहे से कि ऊष्मा को सोख लिया, ठीक, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। और सरफ को जब पानी में डिप करेंगे, ऊष्मा छोड़ेगा, निकालेगा अपने अंदर से, काहे से कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब इसमें हम समीकरण में कैसे दर्शाएंगे कि कौन ऊष्माक्षेपी है। तो ऊष्माक्षेपी को दर्शाने के लिए जौन ऊष्मा निकालता है, जितना ऊष्मा निकालता है उसको प्लस में करके उत्पाद के तरफ रख देते हैं। मतलब कि मानिए सरफ को घोल दिए, तो सरफ को घोलेंगे तो हमको क्या क्या मिलेगा, हीट मिलेगा, गर्मी मिलेगा प्रोडक्ट के रूप में, और क्या मिलेगा, और सरफ का घोल मिलेगा। क्या मिलेगा बाबू, सरफ का घोल। तो सरफ का घोल प्लस हीट, जब पनिया में डुबाए तबे तो हीट निकला, तो यहाँ पे प्लस हीट, ये दोनों क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। तो हीट को दिखाने के लिए हम प्रोडक्ट के साइड हीट को लिख देते हैं, और इसी से हमको पता चल जाता है कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी। काहे से कि इसमें ऊष्मा निकला है, प्रोडक्ट के साइड निकला है, इसलिए क्या हुआ है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ठीक। तो इतना समझ में आ गया आपको कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को कैसे हम समीकरण में दर्शाते हैं, कैसे बता सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसमें ऊष्मा निकल रहा है, इसमें गर्मी निकल रहा है, इसको सावधानी पूर्वक अभिक्रिया को कराया जाना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए, अब आगे समझते हैं ताप दाब और उत्प्रेरक आदि को हम कैसे दिखाएं। मान लीजिए कि किसी अभिक्रिया में हम हीट को दे रहे हैं, अपने पास से दे रहे हैं, तो उसको कैसे दिखाएंगे, ठीक। इसके बाद दाब लगा रहे हैं किसी अभिक्रिया में, उसको कैसे दिखाएंगे। उत्प्रेरक डाल रहे हैं किसी अभिक्रिया में, तो उसको कैसे दिखाएंगे। उत्प्रेरक क्या होता है, देखिए उत्प्रेरक होता है, देखिए दो लोगों में झगड़ा हो रहा है, दो लोग हैं, झगड़ा हो रहा है, एगो तीसरका है उन दोनों लोगों को चढ़ाने वाला, कहेगा तोहरे खिलाफ बोल देला, मतलब ऐसे दोनों को चढ़ाएगा, आपस में खूब बढ़िया से लड़ा देगा। तो लड़ाने वाला कौन है, उत्प्रेरक है। क्या है बाबू, उत्प्रेरक है, रीजेंट है, ठीक। तो ये उत्प्रेरक क्या काम करता है, अभिक्रिया को तेज कर देता, अभिक्रिया को करने में हेल्प करता है। मतलब कि अभिक्रिया होने में सरफ को घोलना है, तो घोलने में क्या करते हैं, अपने हाथ का सहारा लेते हैं, घोलते हैं। तो उत्प्रेरक यहाँ पे हाथ को माना जा सकता है, लेकिन यहाँ पे उत्प्रेरक माना नहीं जाता है। कैसे कि मान लीजिए कि सरफ को इसे डाल दें हम पानी में, तो इसे भी घुल जाएगा। तो उत्प्रेरक वह चीज होता है जो अभिक्रिया को तेज कर देता है। क्या कर देता है, तेज कर देता है। दो लोगों में झगड़ा हो रहा था, तीसरका आके चढ़ाने लगा, झगड़वा तेज हो गया। तो ये झगड़वा तेज हुआ, कौन कराया, उत्प्रेरक, रिएजेंट कराया, ठीक। तो यही जो उत्प्रेरक क्या करता है, अभिक्रिया को तेज करा देता है। तो यहाँ पे अगर इसको हमको दिखाना है कि इस अभिक्रिया में उत्प्रेरक भी भाग लिया है, तो हम इसको कैसे दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए हम तीर जो लगाते हैं बीच में कि ये अभिकारक है, और अभिकारक जब रिएक्ट कर रहा है, जब अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। तो इन दोनों के बीच में, उत्पाद और अभिकारक के बीच में तीर लगाते हैं, ठीक।
तीर लगाते हैं, कौन सा, एक बड़ा सा तीर लगा देते हैं। इसी तीर के ऊपर नीचे किसी भी चीज, इन तीनों में से किसी भी चीज को दर्शा सकते हैं हम। ठीक, देखिए जैसे अगर हम हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को मिलाते हैं तो अमोनिया हमको मिलता है। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन मिला है और नाइट्रोजन मिला है, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के मिलने से अमोनिया हमको बना है। अमोनिया बना है तो इसमें हमको देना पड़ता है 500 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर इसको बनाने के। उसके बाद क्या चाहिए, 200 वायुमंडलीय दाब चाहिए। तो ये ताप क्या है, ताप ले रहा है, यानी ये ऊष्मा शोषी है। तो देखिए ऊष्मा शोषी में इधर हम प्लस लिख सकते हैं, लेकिन जनरली लिखा नहीं जाता है। देखा जाए साधारण तौर पे तो केमिस्ट्री में लिखा नहीं जाता है। जहाँ टेम्परेचर देना होता है ना, इस तिरवा पे दिखा देता है कि यहाँ टेम्परेचर दिया हुआ है, नहीं तो तिरवा पे इसे डेल्टा बना देगा। डेल्टा मतलब त्रिभुज टाइप का एक आकृति बना देगा। तो वो क्या हो गया, मतलब कि ऊष्मा ले रहा है। तीर के ऊपर या नीचे कहीं भी बना सकता है, तो तीर के ऊपर या यहाँ पे भी बना सकते हैं नीचे। ठीक, तो यहाँ पे बना दिया, इसका मतलब टेम्परेचर हो गया। यहाँ पे तो साफ साफ लिखा हुआ है कि 500 डिग्री सेल्सियस लेगा। ठीक, और 200 वायुमंडलीय दाब, तो इसके ऊपर लिखा गया है, बताया गया कितना अभिक्रिया कराने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, कितना प्रेशर चाहिए, और कौन सा उत्प्रेरक लिया गया है। Fe यानी आयरन को, लोहा को लिया गया है इस अभिक्रिया को कराने के लिए। Fe नहीं रहेगा तो ये अभिक्रिया नहीं होगा, कैसे कि यही उत्प्रेरक का काम करता है, यही अभिक्रिया को तेज करता है। झगड़ा कौन कराता है, यही उत्प्रेरक। ठीक, तो ये उत्प्रेरक जो है क्या करेगा, यही रिएक्शन कराएगा। तो इस उत्प्रेरक को कहाँ लिखेंगे, इस उत्प्रेरक को नीचे या ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ मान लीजिए ऊपर का जगह भर गया, लिख के देखिए 500 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 200 वायुमंडलीय दाब। ठीक, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब। ठीक, बस वायुमंडल हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए अब नीचे क्या करना है, नीचे हम अगर ऊपर जगह नहीं है तो नीचे लिख दे रहे हैं। Fe क्या काम कर रहा है, उत्प्रेरक का काम कर रहा है, उत्प्रेरक। ठीक, तो हम कैसे पूरे इंफॉर्मेशन को इस अभिक्रिया में इन्वॉल्व कर दिए। जहाँ जहाँ हमको लिखना था स्टेट के बारे में, अवस्था के बारे में, अभिकारक या उत्पाद के, तो अभिकारक के साइड में उसकी अवस्था को बस शॉर्ट फॉर्म में लिखते गए, शॉर्ट नेम में। जैसे गैस है बस G लिख देंगे, लिक्विड है बस L लिख देंगे, जलीय है मतलब एक्वस है तो AQ लिख देंगे, ठोस है तो S लिख देंगे, सॉलिड मतलब S से सॉलिड, ऐसे लिख देंगे। अगर गैस निकल रहा है किसी अभिक्रिया में तो उस गैस के साथ एगो तीर बना देंगे ऊपर की तरफ। ठीक, अगर अवक्षेप बन रहा है किसी अभिक्रिया में तो उस अवक्षेप के साथ एगो तीर नीचे की तरफ लगा देंगे, मतलब बैठ रहा है, बस खत्म। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में क्या होता है, उष्मा निकलता है, निकलना मतलब प्रोडक्ट में बनता है उष्मा। ठीक, तो जो उत्पाद में उष्मा बनता है उसी में उत्पाद में जोड़ के लिख देते हैं कि इतना उष्मा बना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो 572 किलो जूल उष्मा निकलता है। ठीक, कितना निकलता है, 572 किलो जूल उष्मा निकलता है। तो ये उष्मा निकला, इसको किधर दिखाएंगे, प्रोडक्ट की तरफ। ठीक, प्रोडक्ट की तरफ, तो इसको प्रोडक्ट की तरफ दिखा देते हैं। अब हमको ताप, दाब और उत्प्रेरक आदि को भी दिखाना है, तो उसको कहाँ दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम तीर के ऊपर लिख देते हैं कि टेम्परेचर लिया है ये, मतलब कि उष्मा शोषी है तो टेम्परेचर लेगा। जैसे ग्लूकोज घोल लेंगे तो उसमें टेम्परेचर लगेगा, घुलेगा। ठीक, तो वो टेम्परेचर को अवशोषित करेगा, अवशोषित करेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, टेम्परेचर लिया, उस टेम्परेचर को कहाँ लिखेंगे, तीर के ऊपर लिखेंगे। ठीक, उसके बाद वायुमंडलीय दाब यहाँ पे लिखे हैं, मतलब कि कोई दाब लग रहा है, कोई प्रेशर लगाना पड़ रहा है अभिक्रिया को कराने के लिए, तो क्या करेंगे, प्रेशर भी ऊपर तीर के ऊपर दिखा देंगे या नीचे दिखा देंगे। कोई अगर रिएक्टेंट है, कोई अगर रिएजेंट है मतलब कि उत्प्रेरक है, तो उसको भी तीर के ऊपर या नीचे कहीं भी लिख देंगे। ठीक, मतलब तीर के ऊपर या नीचे ही लिखना है इन सबको, इन तीनों चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे CO2 प्लस H2 गिव्स C6H12O6 प्लस O2। ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिलता है, आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, मतलब ग्रहण करते हैं, और क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और जड़ से जल खींचते रहते हैं। तो बाबू उसके पास, पौधों के पास गया क्या, नीचे से जड़ से जल जा रहा है, पानी जा रहा है, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। तो इसी दोनों को तो मिला के खाना बनाएगा, अपना भोजन बनाएगा। तो ये अपना भोजन कैसे बनाता है, यही
फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ठीक, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु मिलता है, 6 गो जल का अणु मिलता है, जिसमें क्या बनता है, एक ग्लूकोज का अणु और 6 ठे ऑक्सीजन का अणु बनता है। ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है पेड़ पौधों से। अब इसमें उत्प्रेरक के रूप में क्या क्या काम करता है, देखो उत्प्रेरक के रूप में क्लोरोफिल काम करता है। क्या काम करता है, उत्प्रेरक के रूप में क्लोरोफिल काम करता है। यहाँ पे प्रकाश भी काम करता है एनर्जी के रूप में। तो प्रकाश को हम H से दर्शाते हैं। अभी हम यहाँ पे H से नहीं दर्शाते हैं, हाई स्कूल में देखा जाए, हाई स्कूल के लेवल पे तो H से नहीं दर्शाते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप आगे जाएंगे ना आपको H दिखने लगेगा प्रकाश को दर्शाने के लिए। तो यहीं पे हम बता दिए, आप यहाँ पे हिंदी में लिख सकते हैं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ठीक, H की जगह पे ये जो भी के आगे डैश लगाए हैं इसका मतलब न्यू होता है। ये भी जो है न्यू है, ये भी नहीं है, इसी को न्यू पढ़ा जाता है। तो H मतलब प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है इसको H से दर्शाया जाता है। शॉर्ट में लिखना है भाई हमको, तो हम शॉर्ट लिख दिए हैं। अब यहाँ पे आप इसको मिटा के लिख दीजिएगा सूर्य का प्रकाश, चाहे कुछ लिख सकते हैं बड़ा सा। तो हम सूर्य का प्रकाश यहाँ पे लिखना है, H लिख दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे हम अभिक्रिया कराए हैं, इसमें भी हम सभी स्टेट के बारे में लिखेंगे कि कौन किस अवस्था में है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अवस्था में है, जल जो है लिक्विड अवस्था में है, और जो ग्लूकोज मिला है एक्वस फॉर्म में है, यानी घोल के रूप में मिला है। किस रूप में मिला है, घोल के रूप में, विलयन के रूप में मिला है। और ऑक्सीजन जो है गैस के फॉर्म में मिला है, निकला है। तो इतना आपको समझ में आया कि इसको हम और अधिक सूचनाप्रद कैसे बना सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया को। अब हम समझ लेते हैं कि आखिर इतना सब हम शुरू से चैप्टर में कर रहे हैं, कभी समीकरण को बैलेंस कर रहे हैं, कभी इसको सूचनाप्रद बना रहे हैं। अभी तक इसमें हमको क्या क्या मिल गया, क्या क्या मतलब हमको मिल गया कि क्या क्या ये जो संतुलित समीकरण है हमको बता सकता है। अब पूरा एक बार एनालाइज कर दिया जाए कि कैसे ये पूरा हमको सब चीज़ बता पा रहा है या नहीं, कितना बता पा रहा है। तो देखिए कोई भी समीकरण हो, संतुलित रासायनिक समीकरण या कोई भी समीकरण, वो हमें पहला चीज क्या बता सकता है, पहला चीज ये बता सकता है कि उस अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक हैं और कौन सा उत्पाद बना है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल का निर्माण कर रहे हैं, पानी का निर्माण कर रहे हैं। ठीक, तो इसमें अभिकारक क्या क्या है हमको इस समीकरण से मालूम चल रहा है कि हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, मिलकर के क्या बनाया है, जल बनाया है, यानी पानी बनाया है। इतना मालूम चल गया। तो इन सब के बारे में बताता है कि किसी अभिक्रिया में कौन सा अभिकारक भाग लिया है, कौन कौन से अभिकारक भाग लिए हैं और कौन सा उत्पाद बना है। इसके बारे में रासायनिक समीकरण हमको बताता है। दूसरा चीज क्या बताता है, दूसरा चीज अभिकारक और उत्पाद के सूत्रों के बारे में जानकारी देता है। जैसे देखो ये हाइड्रोजन गैस है, तो ये हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, H2। तो इस समीकरण में क्या लिखा हुआ है, H2 लिखा हुआ है, हाइड्रोजन गैस का सूत्र लिखा हुआ है। तो कोई भी समीकरण हमको क्या दो जानकारी दे दिया। पहला कि किसी भी समीकरण में उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारक, जो मतलब कि भाग लेकर, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भाग लिए हैं अभिक्रिया में और जल बना है, तो उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों तथा उत्पादों के बारे में जानकारी देता है कोई भी रासायनिक समीकरण। इसके बारे में जानकारी देगा कि ये कौन कौन सी चीजें हैं, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है जिससे जल बना है, ये हमको बता रहा है बस। दूसरा चीज ये बताता है कि अभिकारकों का सूत्र क्या है और उत्पादों का सूत्र क्या है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का सूत्र H2 होता है, ऑक्सीजन का सूत्र O2 होता है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, जल का सूत्र क्या होता है, H2। तो इस सभी के सूत्रों के बारे में भी जानकारी हमको देता है। क्या देता है, जानकारी देता है कि सभी के सूत्र क्या क्या हैं इस समीकरण में। ठीक, और क्या हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये कि कौन किस अवस्था में है, अवस्था के बारे में भी जानकारी हमको दे देता है। जैसे यहाँ पे हम अवस्था के बारे में लिख दिए, एक्वस सॉल्यूशन, मतलब एक्वस है, सॉल्यूशन है। ठीक, सॉल्यूशन मतलब घोल है, तो घोल है, एक्वस मतलब घोल है, और यहाँ पे सॉलिड वगैरह सब लिखा हुआ है, तो इसके बारे में भी नॉलेज मिल जाता है। इसके बाद हमको अभिकारक और उत्पाद की मात्रा के बारे में भी नॉलेज मिलता है। जैसे यहाँ पे लिखे हैं 2H2 plus O2 gives 2
H2O, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु जब आपस में अभिक्रिया किए हैं सब, जब आपस में मिले हैं सब, तो जल के 2 अणु बनाए हैं। मतलब किस चीज़ के बारे में यहाँ जानकारी दे रहा है? यहाँ पे जानकारी दे रहा है कि कितने कितने मात्रा में सभी चीज़ मिलाया गया है। हाइड्रोजन कितने मात्रा में मिलाया गया है? 2 अणु है इसमें, इस अभिक्रिया में। और ऑक्सीजन कितना मात्रा है? ऑक्सीजन का 1 अणु है। ठीक, तो जल का कितना मात्रा है? 2 अणु जल बना है। ठीक, इसमें ये सब हमको पता चल रहा है कि कितनी मात्रा है अभिकारक और उत्पादों की। अब इसमें पता चलता है कि अभिकारक और उत्पाद का ग्राम परमाणु द्रव्यमान और मोल का भी पता चलता है, ग्राम मोल संख्या भी पता चलता है। हम इसको 11th में पढ़ते हैं, मोल के बारे में 11th में पढ़ते हैं। मोल जो होता है आपके चैप्टर में नहीं है। देखिए, मोल का अर्थ होता है 6.022, बस इतना ही होता है, इंटू 10⁻23। ये होता है मोल नंबर। जैसे हम बोलते हैं 1 दर्जन केला मतलब 12 गो, वैसे ही 1 मोल कौनो चीज है मतलब इतना नंबर में है, 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर में आपको नहीं समझ में आएगा अभी, तो बस छोड़िए, अभी ये आपको 11th में मिलेगा ये चैप्टर मोल। ठीक, तो ये चैप्टर अभी यहाँ पे नहीं पढ़ना है, बस समझ जाइए कि ये मोल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि कितने कितने मोल मिलाए गए हैं। जैसे देखिए, 2 मोल अगर हाइड्रोजन ले ले और 1 मोल ऑक्सीजन ले लें तो यहाँ पे 2 मोल जल का बनता है, यहाँ पे ये बता रहा है। तो यही जो नंबर होता है अणुओं की संख्या ना, वही मोल की संख्या भी बन जाता है। अभी आप 11th में जाके पढ़ेंगे, वहां पे जाएंगे तो पढ़ेंगे। ठीक, तो बस इतना समझिए कि मोल के बारे में मतलब जानकारी दे रहा है, मतलब अणुओं की संख्या, बस खत्म। ठीक, यहाँ पे बस इतना ही समझना है आपको। अब यहाँ पे मोल समझाने लगेंगे तो 11th का चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट भी है और टफ भी है, आपको समझाने में बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत लंबा चैप्टर है। तो अब समझिए कि यहाँ पे ये हमको मोल के बारे में भी जानकारी देता है, मात्रा के बारे में भी जानकारी दे रहा है, ये भी बता रहा है कि कौन कौन से तत्व भाग लिए हैं या कौन कौन से यौगिक भाग लिए हैं जिससे ये प्रोडक्ट बना है, कौन सा प्रोडक्ट बना है ये भी बता रहा है। ठीक, कितने मात्रा में मिलाया गया है ये भी बता रहा है, कितने मात्रा में हमको प्रोडक्ट मिला है, कितने मात्रा में हमको उत्पाद मिला है ये भी बता दे रहा है। ठीक, तो इतना हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है। सभी पदार्थों के अवस्था के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है, सभी पदार्थों की अवस्था के बारे में। उसके बाद हमको ये भी बता रहा है कि कौन कौन सा उत्प्रेरक है, कौन कौन सा मतलब रिएक्टेंट लगा हुआ है, सॉरी रिएजेंट लगा हुआ है इसमें, और कितना टेम्परेचर देना पड़ रहा है या हमको टेम्परेचर मिल रहा है, इसके बारे में भी जानकारी दे रहा है। ये भी बता दे रहा है कि इस अभिक्रिया में गैस निकल जा रहा है कि नहीं निकल रहा है, ये भी बता रहा है कि अवक्षेप बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो अभी तक इतना पढ़े हैं तो इतना का ये हमको फायदा हुआ कि अगर एक समीकरण देखें तो इसका अभिक्रिया हम अपने पास कर सकते हैं। इस समीकरण को पढ़ करके हम इस अभिक्रिया को करा सकते हैं, एक लाइन को पढ़ करके। ठीक, तो इतना सारा इंफॉर्मेशन हम क्या कर दिए, ये वो लाइन में कवर कर दिए। इसी को हम पूर्ण रासायनिक समीकरण कह सकते हैं। मतलब ये पूरा अपने में पूरा है, इसमें सारा चीज बताया गया है कि क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा तो ये अभिक्रिया होगा, किस अवस्था में किसी चीज को इन्वॉल्व किया जाए, इसमें अभिक्रिया में किस अवस्था में मतलब इस पदार्थों को लाया जाए तो ये अभिक्रिया होगा। ये सब हमको इन्फॉर्मेशन मिल गया है। तो ये सब जो इन्फॉर्मेशन हमको दिया है इसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं। आपके चैप्टर में हेडिंग है, हम आपको सारा इन्फॉर्मेशन बता चुके हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको देता है। पहला बताए हैं, देखिए पॉइंट कर करके इसको लिखिएगा। ये तो अभी हम बताए हैं कि सूचना कैसे इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक, मतलब गैस है तो कैसे लिखा जाता है, लिक्विड है कैसे लिखा जाता है। अब इसके बाद जो है दूसरा हेडिंग आता है। कौन सा हेडिंग आता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा दी जाने वाली सूचनाएं क्या क्या है। संतुलित रासायनिक समीकरण जो होता है वो हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है, वो हमको देता है इंफॉर्मेशन कि हम अभिक्रिया में कौन कौन सा अभिकारक मिलाए हुए हैं, क्या हमको प्रोडक्ट मिला है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा कि उन अभिकारकों और उत्पादों के सूत्रों के बारे में बताता है। 2 पॉइंट खत्म। तीसरा पॉइंट
अभिकारक और उत्पाद की मात्रा के बारे में बताता है कि कितना अभिकारक मिलाए हुए हैं तो कितना उत्पाद मिला हुआ है, इसके बारे में बताया होता है। तो तीन इंफॉर्मेशन। चौथा इंफॉर्मेशन क्या होता है? चौथा इंफॉर्मेशन ये होता है कि इसके परमाणुओं के मात्रा के बारे में बताता है या मोल के मात्रा के बारे में बताता है। यहाँ पे देखिए, ये मोल की मात्रा के बारे में भी बता सकता है हमको, ठीक। चौथा इंफॉर्मेशन हो गया। पांचवा इंफॉर्मेशन क्या हुआ कि ये जो है हमको अणुओं की संख्या के बारे में, अभिकारक और उत्पाद की मात्रा के बारे में बताता है, ठीक। तो ये 4 पॉइंट आपको हो गया। और पांचवा पॉइंट क्या है? पांचवा पॉइंट ये है कि ये हमको ये भी बता सकता है कि इसमें क्या क्या, इस अभिक्रिया में कौन कौन से उत्प्रेरक मिले हुए हैं, कौन सा गैस बन रहा है, कौन सा गैस निकल रहा है, कौन कौन से अवस्था में जो है हम अभिकारक को लिए हैं और कौन सी अवस्था में उत्पाद बना है, ये सभी इंफॉर्मेशन हमको दे रहा है। इसको आप पॉइंट करके लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, ठीक। अब देखिए, एक और इंफॉर्मेशन हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं। कौन सा इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व करते हैं? देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम इस अभिक्रिया को मिटा दिए। यहाँ पे था N2 + H2 gives NH3, यही ना था। तो देखिए इस अभिक्रिया में यहाँ पे तीर लगा हुआ था। तीर लगने का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे, अब यहाँ पे एक होता है उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। ये क्या होता है? रिवर्सिबल रिएक्शन। इसको दर्शाने के लिए हम डबल तीर लगाते हैं। अब मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम अगर पानी है तो पानी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन और ये क्या करते हैं? हाइड्रोजन लेते हैं और मिला देते हैं। क्या करते हैं? मिला देते हैं, जिससे पानी बन जाता है। ये अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया? अभिक्रिया हो गया। H2 + O2 gives H2, यही ना। अब देखिए, अब इसको हम सोच रहे हैं क्या इसको हम वापस भी बना सकते हैं, मतलब जल से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकते हैं। तो ये होगा रिवर्सिबल रिएक्शन, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। गरम करेंगे तभी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा जल से। दूसरी बात, अगर हम इस जल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर दें तो भी ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा जल से। तो ये क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसको इधर भी कराया जा सकता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जल भी बनाया जा सकता है और जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी बनाया जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? ऐसे एक तीर लगा सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस अभिक्रिया को आगे की तरफ भी कराया जा सकता है, पीछे की तरफ भी कराया जा सकता है। वैसे ये भी अभिक्रिया है। N2 और H2 को जब मिलाया जाता है, जो नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, इन दोनों को मिलाया जाता है तो अमोनिया मिलता है और ये अमोनिया से हम फिर से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इसमें रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन लगा हुआ है कि हम इसको आगे भी करा सकते हैं और पीछे भी करा सकते हैं। तो ये हमको क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ तक मिल गया कि कौन सी अभिक्रिया को हम दोनों तरफ से करा सकते हैं, अग्र तथा पश्चिम दिशा में दोनों तरफ से करा सकते हैं, ठीक। ये उत्क्रमण या अभिक्रिया को दर्शाने का चिन्ह हो गया ये तीर। तो ये तीर हमको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो इतने सारे इन्फॉर्मेशन हम इसमें इन्वॉल्व कर लिए। पहला, अभिक्रिया में कौन कौन से, देखिए हम एक बार जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, आप चाहे तो लिख सकते हैं। देखिए अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकारक भाग लिए हैं, कौन कौन सा उत्पाद बना है, इसके बारे में हमको संतुलित रासायनिक समीकरण देता है, मतलब सूचना। उसके बाद कौन कौन सा अभिकारक जो है उसका क्या क्या सूत्र है और उत्पाद जो है उसका क्या क्या सूत्र है, इसके बारे में बताता है। तीसरा, सभी अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्रा के बारे में बताता है कि कितना अभिकारक मिलाया है, कितना उत्पाद बना है, इसके बारे में बताता है। तीसरा ये बताता है कि अभिकारक के मोलों की संख्या कितनी है और उत्पाद के मोलों की संख्या कितनी है। अभी बताए हैं मोलों की संख्या क्या होती है, अभी आपको इंटर में पढ़ना है, ठीक। उसके बाद क्या बताता है, किस अभिक्रिया में गैस निकल रहा है, किस अभिक्रिया में अवक्षेप बन रहा है, ये भी बताता है। ये भी बताता है, 3-4 पॉइंट हो गए ना। अब इसके बाद ये बताता है कि अभिकारक किस अवस्था में मिलाए गए हैं और उत्पाद किस अवस्था में बना है, ये भी बताता है। इसके बाद उत्प्रेरक के बारे में भी बताता है, उत्प्रेरक कौन सा मिलाया गया है,
कितना उष्मा दे के अभिक्रिया को कराया जा रहा है, ठीक, ये भी बताता है। और क्या क्या दे के कराया जा रहा है, अभिकारक देखिए, सॉरी, उत्प्रेरक कौन कौन सा मिलाया गया, क्लोरोफिल, एच न्यू मतलब कि प्रकाश यहाँ पे मिलाया गया है, तो ये है उत्प्रेरक, इसके बारे में भी। इसके बाद हमको ये भी इंफॉर्मेशन देता है संतुलित रासायनिक समीकरण की कौन सा अभिक्रिया रिवर्सिबल है। अब इतना जो इसके नीचे हम लिखे हैं, ये अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं को कभी कभी पूरा डिटेल में लिखा जाता है और कभी कभी नहीं लिखा जाता है। मान लीजिए यहाँ पे फिर उत्प्रेरक है ना, मिटा देगा, नहीं लिखेगा कभी कभी, तो हमारे लिखने के ऊपर है। जब लिखेंगे तो मालूम चलेगा, नहीं लिखेंगे नहीं मालूम चलेगा। यहाँ पे भी रिवर्सिबल हो रहा है, हमें कहीं तरफ तीर लगा दें तो हमको मालूम चलेगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन है, नहीं मालूम चलेगा। तो ऐसा हो सकता है कि इसको एक तरफ भी तीर लगा के लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों तरफ ही लगा के लिखेंगे। तो हमारे लिखने के ऊपर डिपेंड करता है कि हमको ये रिएक्शन जो है ये बताएगा कि नहीं कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक, ये हमारे लिखने के ऊपर डिपेंड करता है। तो इतना इन्फॉर्मेशन हमको ये जो रासायनिक समीकरण है, संतुलित रासायनिक समीकरण हमको दे रहा है। आशा है कि आपको इन सब चीज़ों के बारे में समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे रासायनिक समीकरण की सीमाएं, आखिर कहाँ तक इनको यूज किया जा सकता है, इसके बाद अगर यूज करेंगे तो क्या क्या हमको हानियाँ होंगी, क्या क्या हमको नुकसान होगा, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर, आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन उससे पहले आपको अगर इसका PDF नोट्स चाहिए तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, आपको मिल जाएगा वहाँ PDF नोट्स का लिंक, जो हैंड रिटन नोट्स है, ठीक, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हम रोज कहते हैं, हर लेक्चर में बोलते हैं कि आप नोट्स से नोट्स बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा, आप कोशिश कीजिएगा कि आप यहीं से देख करके और अपने मन से अगर हो सके तो अपने मन से नोट्स बनाइए, और नहीं तो लेक्चर देखते समय स्क्रीनशॉट लेकर के और आप क्या कीजिए, नोट्स बनाइए, ठीक। ज़्यादातर PDF नोट्स का यूज नहीं करना सीखिए, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।